हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। मैं मोहित कुमार मैथ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये क्लास हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करने जा रहे हैं और जिसमें हम आज पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, अर्थात सोलर सिस्टम के बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये आपकी एपिसोड फर्स्ट होगा जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सौर मंडल का चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी के थोड़ा सा बारे में जानकर सौर मंडल के बारे में जानकर लेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि ये आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 या रेलवे ग्रुप डी या यूपी पुलिस या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, सभी में आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? सौर मंडल। क्या पढ़ने वाले हैं? सौर मंडल। ठीक है भाई। और सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम। ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी शब्द अर्थात भूगोल के बारे में। ज्योग्राफी शब्द देखो, ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है वे दो? जैसे जियो और ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी शब्द से मिलकर बना है। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी मतलब टू स्टडी, का अध्ययन, का अध्ययन करना। का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। क्या समझते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है अर्थात भूगोल जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफी अर्थात जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब टू स्टडी अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। एक पॉइंट ये आपका हो गया। दूसरी बात ये कि जी ज्योग्राफी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो आप कहोगे कि जी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा, ग्रीक टर्म। ये आपका ग्रीक टर्म का शब्द है। तो आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए कि जी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ज्योग्राफी अर्थात जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब उसका टू स्टडी का अध्ययन करना अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। दूसरी बात आपसे पूछ ले कि जी ज्योग्राफी किस शब्द यानी किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे कि जी एक ग्रीक भाषा का शब्द है अर्थात ग्रीक टर्म का सिद्धांत है अर्थात ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है भाई। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहीं पे आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जी प्राचीन भूगोल के पिता, प्राचीन भूगोल के पिता कौन है? तो प्राचीन भूगोल के पिता है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। तो आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन भूगोल के पिता की बात करें तो आप कहोगे कि जी इरेटोस्थनीज है। ठीक है। और इनकी पुस्तक, इन्होंने पुस्तक लिखी, उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था जियोग्राफिया। जियोग्राफिया, जियोग्राफिया। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन और बन जाता है कि जी आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता। तो आधुनिक भूगोल के पिता आप सभी जानते हैं जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और जिन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, आप सभी जानते हो, उस पुस्तक का नाम था कॉस्मोस।
पुस्तक का क्या नाम था? कॉस्मोस। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भूगोल के पिता, तो आप कहोगे इरेटोस्थनीज, और अगर बुक की बात करें तो ज्योग्राफिया। दूसरी बात, आधुनिक भूगोल के पिता की बात करें तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ये हमारे आधुनिक भूगोल के पिता है और इनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। दूसरी यहीं पे पूछ सकता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, तो जो भूगोल का जनक है वे थे हिकेटियस, हिकेटियस, उनका क्या नाम था? हिकेटियस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं हिकेटियस, सॉरी हिकेटियस, क्या नाम था? हिकेटियस। ठीक है भाई, अब ये तो थी भूगोल के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं सौरमंडल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं सौरमंडल अर्थात ब्रह्मांड के बारे में। वैसे तो ब्रह्मांड आप सभी जानते हो ब्रह्मांड होता क्या है। बात करें ब्रह्मांड की, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है भाई, ब्रह्मांड में हमने क्या देखा, जब आप देखते हो, दूसरे शब्दों में अगर बात करें, छोटे 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 यानी सूक्ष्मतम अणुओं, सूक्ष्मतम अणुओं, सूक्ष्मतम अणुओं तथा महाकाय, हम ब्रह्मांड की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या होता है? तो हम लिख रहे हैं छोटे छोटे या सूक्ष्मतम अणुओं तथा महाकाय आकाश गंगाएं, महाकाय आकाश गंगाएं के सम्मिलित, के सम्मिलित सम्मिलित स्वरूप को, सम्मिलित सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है भाई, या अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्वमान, अस्तित्वमान जैसे द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित, ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड की परिभाषाएं हैं। यानी आप देखते हो ब्रह्मांड में कुछ द्रव्य है, ऊर्जाएं हैं, और उनके जो स्वरूप हो, उन स्वरूप को एक ब्रह्मांड का रूप कहा गया। अर्थात छोटे छोटे अणु होते हैं और बहुत सारी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में स्थित होती है, और उनके सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये तो थी ब्रह्मांड की परिभाषा। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। बात करें ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं की। ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं वे कितनी हैं? आकाश गंगाएं हैं तो वे हैं आपकी 10 की पावर 11 गैलेक्सीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रह्मांड में, पहला पॉइंट ये कि जी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी हैं? तो 10 की पावर 11 गैलेक्सीज है। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जी इस गैलेक्सी के अंदर तारों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे प्रत्येक गैलेक्सीज अर्थात आकाश गंगाएं, प्रत्येक गैलेक्सी में इतनी ही संख्या के, इतनी ही संख्या के तारे हैं। अर्थात 10 की पावर 11 गुने 10 की पावर 11, अर्थात जो तारों की संख्या है वो 10 की पावर 22 तारे हैं।
ठीक है, मैंने भी बोला कि भाई जो हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा है वे कितने 10 की पावर 11 गैलेक्सीज है। अर्थात अगर इनमें स्टार्स की बात करें, तारों की बात करें, तो इतनी ही संख्या में, अर्थात जितने गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर, प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर, यानी हम प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर इतनी ही संख्या के तारे हैं जितने गैलेक्सी है। अर्थात 10 की पावर 11 गैलेक्सीज है, तो उसमें 10 की पावर 11 की गुना कर दीजिए, तो ये आपके 10 की पावर 22 स्टार्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। बात करें कि जी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी आकाशगंगा क्या नाम है? सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम है लाइमन अल्फा लाइमन अल्फा ब्लोब्स। उसका क्या नाम है? लाइमन अल्फा ब्लोब्स। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा का क्या नाम है, यानी हमारी जो आकाश गंगाएं हैं उसमें सबसे बड़ी गैलेक्सीज कौन सी है? तो उसका नाम है, जो हमारी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा है उसका नाम है लाइमन अल्फा ब्लोब्स। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी आकाश गंगा की सबसे नजदीक, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? तो क्वेश्चन ये है कि आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? तो उसका नाम है जिसको बोलते हैं आप एंड्रोमेडा। हिंदी में बोलते हैं इसको देवयानी। क्या बोलते हैं? देवयानी। अर्थात आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? देवयानी, एंड्रोमेडा। ठीक है भाई, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? एंड्रोमेडा, अर्थात देवयानी। ठीक है भाई, आप दूसरी भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं, हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीकी आकाशगंगा का क्या नाम है? ठीक है भाई, ऐसे बोल सकते हैं इसको। हमारे इसी को हम दूसरे पूछ सकते हैं, क्या? हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीक आकाशगंगा, हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीकी आकाशगंगा तो भी आपकी यही देवयानी यानी एंड्रोमेडा ही रहेगी। हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीकी आकाशगंगा क्या नाम है? देवयानी या एंड्रोमेडा। अर्थात आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी, तब भी आप देवयाना या एंड्रोमेडा ही लगाएंगे। दूसरी बात, अगर हमारा पूछ ले हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? एंड्रोमेडा या देवयानी। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। चलो अगले देख लेते हैं अगला पॉइंट, मैं इसको रब कर लूं पहले। तो अगला पॉइंट ये है, हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगाएं स्थित है? मेन पॉइंट ये है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगाएं स्थित है, तो आप क्या कहोगे कि जी जो हमारे सौरमंडल में आकाशगंगा स्थित है उसका नाम मंदाकिनी आकाशगंगा है, जिसको आप दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, यानी मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन यहां पे ये है, हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगा स्थित है? कौन सी आकाशगंगा स्थित है?
ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर जो बनेगा इसका, हमारा जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा ये क्या जी, कि उसका क्या नाम है, मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है भाई, हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगा स्थित है, उसका नाम है मंदाकिनी आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है, जिसको आप दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला के नाम से भी आप इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिल्की वे। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगा स्थित है, तो उसका नाम है मंदाकिनी आकाशगंगा अर्थात दुग्ध मेखला, जिसको बोलते हैं मिल्की वे के नाम से आप जानते हैं। और आपको पता है जो इसका आकार होता है, अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है वो सर्पिलाकार होता है। कैसा आकार होता है, सर्पिलाकार। तो आपसे कोई पूछ ले कि जी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है या दुग्ध मेखला है उसका आकार कैसा है, तो आप कहोगे जी उसका आकार सर्पिलाकार उसका आकार होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे की बात करें। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये बन सकता है हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग, तो क्या कहोगे आप, हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग का क्या नाम है, तो उसका नाम है ओरियन नेबुला। क्या नाम है, ओरियन नेबुला। क्या नाम है, ओरियन नेबुला। क्या नाम है, ओरियन नेबुला। आपसे आप सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ सकता है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है, तो वह है ओरियन नेबुला। और ओरियन नेबुला क्या होता है, ये एक तारों का झुंड है। ये क्या है, तारों का झुंड। क्या है भाई, ये एक तारों का झुंड है, इसका क्या नाम है, नेबुला। ये ब है। ठीक है भाई, तो क्या नाम है इसका, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा हो जाएगा, ओरियन नेबुला। ये अपना नाम में एक पॉइंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इस तरह से पूछ सकता है। अब सबसे बात करें कि सबसे चमकीला तारा, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा, वो भी देख लेते हैं। सबसे चमकीला, सबसे चमकीला तारा, हम यानी ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा या सौरमंडल का सबसे चमकीला तारे की बात करें तो उसका नाम है प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है भाई, तो क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये गलत है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है भाई, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये भी अपना में एक फैक्ट है कि भाई आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप कहोगे कि जी इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है, और जितने भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आज ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्या लिखा है, सबसे चमकीला तारा, ओह सॉरी भाई, ये सबसे चमकीले तारे की बात कर रहे हैं, ये गलत लिखवा दिया यहाँ पे। ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये सूर्य के सबसे नजदीक तारा है, ये सूर्य के सबसे नजदीक की तारा है। लेकिन हम तो बात करें सबसे चमकीले तारे की, सबसे चमकीले तारे की, तो उसका नाम है सीरियस। ये गलती लिखा गया था भाई, सीरियस डॉग स्टार, जिसको बोलते हैं डॉग स्टार, डॉग स्टार। ठीक है भाई, वो हमने जो बताया था अभी पहले, वो क्या था, वो आपका सूर्य के सबसे नजदीकी तारा था जिसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है भाई, वो हमने गलत बोल दिया तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट ये है सूर्य के सबसे, सूर्य भी अपने आप में एक तारा ही है लेकिन इसके भी नजदीक तारा, यानी सूर्य के सबसे नजदीक तारा, सूर्य के सबसे नजदीक तारे की बात करें तो उस तारा का क्या नाम है, उस तारे का क्या नाम है, उस तारे का नाम है, अभी हमने बताया प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है भाई, उसका क्या नाम था, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सबसे चमकीले भाग यानी सौरमंडल के सबसे चमकीले भाग की बात करें तो वो सीरियस डॉग स्टार है, और सूर्य के सबसे नजदीक तारे की बात करें तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है भाई, अब एक लास्ट पॉइंट ये है आपका, यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है, आपने
एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बिल्कुल ये जो आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं और आते रहते हैं इन्हीं में से ही, ठीक है भाई। तो चलिए लास्ट पॉइंट ये है, अगर आपसे पूछ ले कि किस तारे की सहायता से नाविक अपने दिशाओं का या रास्ते का पता करता है, यानी वो ऐसा कौन सा तारा है जिससे नाविक अपना रास्ता पता करता है या दिशाओं का ज्ञान करता है, तो उस तारे का नाम है, जिसको बोलते हो आप नॉर्थ स्टार कहते हो, ठीक है भाई, नॉर्थ स्टार। और दूसरा जिसको बोलते हैं एक और ध्रुव तारा, जिसका नाम है नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा। इसका क्या काम होता है, ये जो नाविक होते हैं, नाविक अपने यानी इस तारे की, रुक जाओ सॉरी, इस तारे की सहायता से नाविक अपने रास्ते का पता करते हैं तथा दिशाओं का ज्ञान करते हैं, ठीक है भाई। ये आपको बस समझ में आ गया। नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जिससे नाविक इसकी सहायता से अपना रास्ता पता करता है प्लस दिशाओं का ज्ञान भी करता है, ठीक है भाई। ये ज्यादातर जो तारा है ये आपने पता है उत्तर दिशा में दिखता है। किस दिशा में दिखता है, उत्तर दिशा में ये आपको दिखता है, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन और, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का क्या नाम है, तो आप सभी जानते हो उसका नाम है सूर्य, ठीक है भाई। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का क्या नाम है, सूर्य, जिसको आप भली भांति अच्छे से जानते हो। तो आज ही क्लास आपके लिए यहीं तक है। और अब आगे में जो उसमें पूछता है, कभी कभार कुछ इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जी पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई है या सूर्य केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। तो आज ही क्लास यहाँ तक ही रखेंगे हम, कल यहाँ से आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए क्लास इतनी ही है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर जरूर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।